इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे कंप्यूटर्स के रिगार्डिंग। जैसे हमने किया था कि अल्टीमेटली जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क कैसे करता है, मींस हमने उसके हार्डवेयर पार्ट को, नीचे आपको सुनाई दे रहा है, तो हम कंपोनेंट्स कर रहे थे, उसमें हमने हार्डवेयर को ही डिस्कस किया था। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, कंप्यूटर्स के हार्डवेयर की बात करूं, तो कंप्यूटर्स की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और कंप्यूटर जो है इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके मुझे आउटपुट देता है। बट कंप्यूटर जब भी मुझसे इनपुट लेता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, आपको पूछा जा सकता है कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी। एंटिटी मींस जिसके रिगार्डिंग आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, जैसे एम्प्लॉयज का नेम, उसकी सैलरी, उसकी डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर एम्प्लॉय मेरा क्या है? वो मेरी एंटिटी है। उसके रिगार्डिंग जो मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मींस मैं डेटा स्टोर करती जा रही हूँ, लेकिन उस डेटा से मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाऊंगी अनटिल और अनलेस मेरे पास वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में ना हो। तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम? इंफॉर्मेशन। मींस मैं अपना डेटा लेती हूँ, उसको प्रोसेस करती हूँ और किस में कन्वर्ट कर देती हूँ? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का दूसरा नाम हो सकता है प्रोसेस्ड डेटा। एक बार एमसीक्यू आया था कि इंफॉर्मेशन का अनदर नेम क्या है, तो इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस्ड डेटा कहते हैं, जब उसको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं जिससे मैनेजमेंट क्या कर सकती है? डिसीजन मेकिंग। ऑलवेज एग्जांपल याद रखनी है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री मेरा डेटा होती है, जब मैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बदल देती हूँ तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। तो ये काम आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, और यही काम आप जो है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में भी कर सकते हो। तो हमारा जो ये चैप्टर है, ये उस डेटा और इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है जो कंप्यूटराइज्ड हम कन्वर्ट करते हैं। अब कंप्यूटराइज्ड कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। और कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला कंपोनेंट हम कर रहे थे हार्डवेयर। आइए, हमने हार्डवेयर किया था। हार्डवेयर में हमने कहा था कि एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर को इनपुट देती हूँ। जैसे आपका माउस हो गया, आपका स्टाइल, मेरा पेन जो है, जैसे इनपुट मैं देखो दे रही हूँ। स्कैनर्स हो गए, आप मेट्रो में जाते हैं, बैग्स रखते हो तो स्कैन होते हैं। ऐसे बहुत सारी, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका नाम होता है। ये यूज होता है चेक्स को रीड करने के लिए। एक होता है OMR, ये होती है डिवाइस ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आप पेपर देते हो ना एमसीक्यू, तो एमसीक्यू पेपर जो आपका चेक होता है जिस डिवाइस के थ्रू, उस डिवाइस को हम कहते हैं OMR। सो देयर आर ए लॉट ऑफ डिवाइसेस जिसका यूज करके हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। हमेशा कंफ्यूजन कहाँ होती है? बच्चा कहता है कि पेन ड्राइव भी से भी तो इनपुट देते हैं। नो, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये हमारी क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस। इन पर डेटा हमने स्टोर किया है, उसके बाद कंप्यूटर को गया। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस में जो है बाइफ्रिकेट करेंगे, नॉट इन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में वो डिवाइस आती है जो प्राइमरली इनपुट देती है आपके सिस्टम को। आफ्टर दैट विल डिस्कस प्रोसेसिंग डिवाइस। मैंने कंप्यूटर को डेटा दे दिया, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो है उसको हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता, वो इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1। अब कंप्यूटर उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके फिर उसको प्रोसेस करेगा। ये सब कुछ काम करने के लिए उसको कोई प्रोसेसर तो चाहिए। जैसे हमारे कंप्यूटर में इंटेल या AMD का प्रोसेसर लगा होता है। तो जो प्रोसेसर हमारे सिस्टम में लगा होता है, बेसिकली उस वो छोटी सी एक चिप होती है। उस चिप के ऊपर बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन सा? CU, ALU और रजिस्टर्स। तो प्रोसेसर प्रोसेसिंग कैसे करता है? वो रैम, रैम से
क्या लेता है डेटा, क्योंकि मेरी जितनी एक्टिव एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में चल रही होंगी उनका डेटा कहाँ होता है, रैम पर। वो रैम से डेटा कहाँ लेके आता है, रजिस्टर। तो रजिस्टर का अनदर नेम क्या था अनमोल, क्या था रजिस्टर्स का अनदर नेम, लिख दिया मैंने। प्रोसेसर रजिस्टर मैम। बोलो। प्रोसेसर रजिस्टर मैम। इंटरनल मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी, एमसीक्यू है ये, ठीक है। और रैम जो है ना, रैम और रोम को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। हाँ, ये याद रखना। तो रजिस्टर इंटरनल मेमोरी पता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर की अपनी मेमोरी है, और क्योंकि प्रोसेसर इस मेन मेमोरी के बिना काम नहीं कर सकता, दैट्स वाई रैम को क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी। वो मेन मेमोरी से डेटा रजिस्टर पर लेके आता है। डेटा रजिस्टर पर कब लाना है, कब रजिस्टर से रैम पर जाना है, ये सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। लेकिन जो डेटा पर प्रोसेसिंग होनी है, प्लस माइनस कुछ भी होना है, वो करेगा कौन, एएलयू। तो एएलयू क्या है, हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जो एक्चुअल प्रोसेसिंग एग्जिस्ट करती है वो किस कंपोनेंट पे करती है, एएलयू। सारे जो इंट्रैक्शन है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना और उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो कौन डिसाइड करता है, आपका सीयू। तो सीयू क्या होता है, जैसे शिप का कैप्टन होता है, वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे ही सीयू पूरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो प्रोसेसर पर हमने ये 3 मेन कंपोनेंट किए थे। फिर हमने किया था, मैम हाँ बोलो। मैम वो कैलकुलेटर में जो है वहां पे भी ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कैलकुलेटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, उसमें ये ऐसा प्रोसेसर नहीं है, उसकी प्रोसेसिंग कुछ अलग टाइप से होती है। उसमें ट्रांजिस्टर्स, ये वो जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो होता है, उसके थ्रू इंजीनियर्ड किया होता है कैलकुलेटर को, उसमें ये वाली पार्ट नहीं होता, ये प्रोसेसर काम नहीं करता। मैम फिर वो कैलकुलेशन कैसे करता है? बेटा उसकी वर्किंग अलग होती है। अब आपके घर में तो वो भी तो होते हैं, रोबोट्स भी होते हैं, ट्रेन भी होती है, वो भी तो काम करते हैं ना, आप उनको कुछ बोलते हो ऊपर हाथ हटा, ये वो भी तो करते हैं, ठीक है। तो आपके, अच्छा आपका माइक्रोवेव भी चलता है, आप इतने पे सेट करते हो, उतने पे आपको राइस या ये बना के दे देता है। इट डजंट मीन कि उनमें ये वाला प्रोसेसर, ये प्रोसेसर नहीं उनमें होता, उनमें अलग टाइप की इंस्ट्रक्शंस को लोड किया होता है कि ये करने से उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके उसका कैलकुलेशन सेट किया होता है, वो अलग से सिस्टम होता है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, उसमें ये वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जैसे अब आपने बात ही की है, तो माइक्रोवेव में रोम लगी होती है, उस पर इंस्ट्रक्शन होती है। ऐसे ही आपके टाटा स्काई जो है ना, उनमें भी रोम लगी होती है, ये वाले प्रोसेसर नहीं होते लेकिन। ओके, तो जो हमारा कंप्यूटर डेटा मेन उठाता है, तो एक बार देख लेते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। हमारा कंप्यूटर ने काम कैसे किया था, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। जो पहली क्लास है प्लीज उसको 1 2 3 बार सुनो ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है, हमारा ये प्रोसेसर होता है, राइट। यहाँ पर रैम लगी होती है और यहाँ पर मेरी क्या होती है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कभी भी मदरबोर्ड पर नहीं है, ये मेरा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्यों होता है, लिखा नहीं है, मैं वैसे ही बता देती हूँ। क्योंकि जो ये चिप होती है ना, रैम होती है, रोम होती है, या प्रोसेसर होता है, बहुत डेलिकेट होती हैं। अगर थोड़ी भी लाइट में फ्लक्चुएशन हुई तो ये खराब हो जाती हैं और बहुत कॉस्टली होती हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जैसे घर में आपकी मम्मी प्रोटेक्ट करती है आपको, ऐसे ही कंप्यूटर में इन डेलिकेट चिप को मदरबोर्ड प्रोटेक्ट करता है, और मदरबोर्ड का कोई काम नहीं है, मतलब इनमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए उतनी ही प्रोवाइड करता है। हाँ, उस पे मदरबोर्ड पे छोटी छोटी वायर्स ऐसे बनी होती हैं, उनको हम डेटा बस कहते हैं। इन डेटा बस के थ्रू डेटा जो है वो एक चिप से दूसरे चिप पर जो है ट्रांसफर होता है। तो ऐसे आप देखो मदरबोर्ड में तो छोटी छोटी आपको लाइन्स हुई बनी हुई दिखाई देंगी। तो आपका सिस्टम काम कैसे करता है, सबसे पहले आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो। जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो आपका सीपीयू, आपका प्रोसेसर एक्टिवेट हुआ। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन
सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये पहले उठेगा, देखेगा क्या करना है क्या करना है, पर ब्रेन कंप्यूटर का आर्टिफिशियल होता है, इसलिए उसको वो खुद नहीं समझ पाएगा क्या करना है। उसको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी तो वो काम स्टार्ट करेगा। तो पहली इंस्ट्रक्शन उसको कहाँ से मिलती है? रोम। रोम पर क्या होता है? स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होती हैं और रोम के ऊपर ही ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं। ये दो चीजें रोम पर होती हैं। रोम जो है वो इसको बताता है कि तूने स्टार्ट कैसे होना है, कि पहले तो जितनी भी डिवाइसेस तेरे साथ कनेक्ट है उनको चेक कर, इसलिए हर एक डिवाइस में एक एक बार लाइट आती है। उसके बाद वो बोलता है कि रैम के पास जाओ और रैम को बोलो कि ओएस जो है वो हार्ड डिस्क से लेके आएगी। तो वो रैम को जो है वो बताता है, रैम जाती है कहाँ? हार्ड डिस्क से, यहाँ से ओएस उठाती है अपने ऊपर ले आती है। जब ओएस कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाता है रैम पर, तो रैम से ये कहाँ पर दिखाई देता है? मेरे सिस्टम पर, यहाँ पर मेरा ओएस दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा कंप्यूटर ओपन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? अब जो भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सीपीयू किसको बताता है? रैम को। रैम कहाँ से उठाती है? हार्ड डिस्क। यहाँ से एप्लीकेशंस यहाँ पर आती रहती हैं। इट मीन्स ऑल एक्टिव एप्लीकेशन रिजाइड्स ऑन रैम। रैम का यूज किसने किया? रैम किसके एप्लीकेशन के लिए यूज हुई? यूजर के। जबकि रोम के साथ यूजर ने कोई इंटरेक्शन किया नहीं। इसके साथ कौन इंटरेक्शन करता है? सिर्फ आपका प्रोसेसर। और रोम जो होती है, रोम पर जो भी डेटा होता है, जब कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है तो इसका डेटा जो है वो डिलीट नहीं होता, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा, रैम के ऊपर जो भी पड़ा होगा सब कुछ कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। दैट्स वाई रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं और रोम को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारी दो मेमोरीज है, रैम और रोम। तो मैंने आपको इसके बीच में डिफरेंसेस बताया था, ये वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। जो भी यूज में होते हैं प्रोग्राम वो इस पर पड़े होते हैं, ठीक है। और जो रोम है, रोम पर तो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन और ट्रांसलेटर्स ही पड़े होते हैं। इंफॉर्मेशन एक्सेस, आप जो है इसकी इंफॉर्मेशन को रैम की रीड और मॉडिफाई दोनों कर सकते हैं, रोम की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। और रैम वॉलेटाइल है इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, बट इस पर इंस्ट्रक्शन जो है डिलीट नहीं होती, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। और रैम का जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट करता है मेरे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस। रैम अगर जल्दी काम करेगी तो मेरी एप्लीकेशन जल्दी से ओपन होंगी, तो आपकी रैम का हाई इम्पैक्ट होता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर रोम का कोई ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता। जो रैम होती है वो हमारी कॉस्टली होती है, जो रोम होती है वो थोड़ी चीप होती है। रैम की स्पीड काफी हाई होती है, रोम की इतनी ज्यादा स्पीड नहीं, क्योंकि इसका वर्क ज्यादा नहीं है तो इसका स्पीड भी कम ही होता है। रैम आपको हाई कैपेसिटी में मिलती है, 8 GB 16 GB, जबकि रोम की जो कैपेसिटी होती है वो काफी कम होती है। फिर हमने किया था कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? आपको पता है ना कि प्रोसेसर जब भी काम करता है वो किससे हमेशा बात करता है? रैम से। प्रोसेसर को कुछ भी आपको दिखाना होता है, ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्शन किससे लेता है? रैम से। पर रैम अगर कहीं और बिजी है, कहाँ बिजी है? मान लो कि आपने कहा कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, तो रैम कहाँ चली गई? यहाँ पर एप्लीकेशन को लाने। इन बिटवीन जो और कोई एप्लीकेशन सिस्टम पर कोई गाना बजा रहे हो या गेम खेल रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो सीपीयू किससे इंस्ट्रक्शन मांगेगा? रैम से। बट रैम तो अभी बिजी है, तो उस टाइम फिर वो एप्लीकेशन क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी, स्टॉप हो जाती थी कुछ देर के लिए। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीपीयू पर ही क्या बना दिया? उन्होंने सीपीयू पर एक मेमोरी लगा दी, दैट इज कॉल्ड कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू को, प्रोसेसर को फ्रीक्वेंट डेटा और इंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर स्टोर कर देते हैं हम? कैश मेमोरी। तो इससे मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? इनहेंस हो जाती है। तो कैश को कैसे याद रखना है? फ्रीक्वेंट यूज्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन, कीवर्ड है ये। हाँ, वो कैश मेमोरी जो है वो डिलीट करनी पड़ती है ना वो खुद। वो अपने आप नहीं होती, ये एक तरह से परमानेंट ही होती है, आपको डिलीट करनी पड़ती है, तब जाके जो न्यू एप्लीकेशंस का डेटा या इंस्ट्रक्शन उस पर आ पाता है। नहीं तो आप देखो कि कैश अगर फुल है तो न्यू एप्लीकेशन आपकी बहुत स्लो चलती है,
उसका रीजन यही होता है कि सीपीयू को आपके रैम के साथ ऑलवेज इंटरेक्ट करना पड़ता है उसकी कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कैश आपको खुद डिलीट करना पड़ता है। देन आपको मैंने डिफरेंसेस बोले थे कि रजिस्टर और कैश मेमोरी में आप डिफरेंसेस कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट आवर लास्ट क्लास। अब हम करने जा रहे हैं इस क्लास का, आज की क्लास का टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में क्यों रिक्वायर्ड है? क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि रैम तो आपने देखा है कि रैम तो वोलेटाइल है, उस पर तो हमारी फाइल सेव ही नहीं होती। अब यूजर को कहीं ना कहीं तो अपना डेटा रखना पड़ेगा ना, रोम हमारे यूज के लिए नहीं होती, रैम वोलेटाइल होती है, तो अपना यूजर डेटा रखे कहाँ? तो यूजर अपना डेटा यहाँ परमानेंटली स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी वोलेटाइल होती है कि नॉन वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल, क्योंकि इस पर जो भी डेटा होता है कंप्यूटर की पावर ऑफ होने पर भी वो डेटा डिलीट नहीं होता, राइट? और सेकंड, क्योंकि रैम जो है उसकी कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, तो कुछ ऐसी हैवी एप्लीकेशन भी नहीं चल पाती उस पर। तो क्या उस पर एक कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं जो मैंने करवाया था आपको लास्ट क्लास में, अभी इसमें नहीं लिखा हुआ, कौन सा? वर्चुअल मेमोरी। देखो वर्चुअल मेमोरी तो तब भी पॉसिबल हो पाया ना अगर मेरे पास हार्ड डिस्क थी, अदरवाइज तो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर वो पूछे कि इसको सेकेंडरी स्टोरेज क्यों कहते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं, देखो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिससे प्रोसेसर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, वो होती है प्राइमरी मेमोरी। जिससे प्रोसेसर इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करे वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेसर होता है मेरा पहले रैम के पास जाता है, रैम जाती है हार्ड डिस्क के पास, कभी भी वो जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, रैम के थ्रू वो इससे इंटरेक्ट करता है, तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो पर्टिकुलरली किसके यूज के लिए होती है? यूजर के, और ये नॉन वॉलेटाइल होती है और इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ कार्तिक एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे सेकेंडरी मेमोरी के? कार्तिक कुछ एग्जाम्पल बताओ, सेकेंडरी कहाँ कहाँ आप अपना डेटा स्टोर करते हो? मैम हम्म। मैम ये जो वो डिस्क होती है जो ईसी करके, हाँ, डिस्क, डीवीडीज, सीडीज एंड पेन ड्राइव्स। यस मैम, मोबाइल में कहाँ मेमोरी स्टोर होता है? कार्ड, मेमोरी कार्ड, वेरी गुड, मेमोरी कार्ड। जी, हार्ड डिस्क हो गया, पोर्टेबल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडीज हो गया, डीवीडीज हो गया। इवन अब तो क्लाउड पे भी करते हो, यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लाउड का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा डिफरेंट है, वो इसमें इंक्लूड नहीं करना। तो हम जो है अपने पास, हमारे पास ये कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिस पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंस आ जाए कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, अभी तक कार्तिक जो बताया, कोई एक डिफरेंस बता सकते हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस हो सकता है? सुमंत आप भी लिखो चैट में, सुमंत और निश्चय एक एक डिफरेंस लिख के बताओ आपको जो समझ आया। हाँ आपने ही बताया था कि वो वॉलेटाइल होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है कौन सी वॉलेटाइल है? मैम, प्राइमरी मेमोरी होती हाँ है। जी, ये पहला डिफरेंस हो गया, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। अनमोल कोई और डिफरेंस बता सकते हो आप? प्राइमरी मेमोरी विद इन द सिस्टम रहती है, हाँ 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 और सेकेंडरी है जो वो आउटसाइड मतलब हाँ एक्सटर्नल भी हो हाँ, सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पोर्टेबल भी है, आप हार्ड डिस्क लगा के कहीं और भी लेके जा सकते हो, आप हार्ड डिस्क के प्लेस पर पेन ड्राइव से भी सिस्टम को चला सकते हो। मतलब मेन रैम तो होनी चाहिए, रैम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपके हार्ड डिस्क का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है। ओके, चलिए। सेमीकंडक्टर्स क्या है? सेमीकंडक्टर्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल हाँ, मटेरियल। वो मैं यहीं से बता रही हूँ, वो एक जो टेक्निक है, क्या टेक्निक और क्या इंजीनियरिंग टूल्स लगा के बनाई होती है वो मेमोरी, वो डिफरेंस है एक। मैम आपने वो लास्ट पॉइंट क्या बोला था अभी कि जो, हार्ड डिस्क? हाँ हाँ, मैं आपको बताती हूँ, हार्ड डिस्क का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क नहीं है ना, तो आप अपने सिस्टम को जो है किसी पेन ड्राइव के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके सिस्टम में रैम नहीं है तो सिस्टम स्टार्ट नहीं हो सकता,
आप अपने सिस्टम को कहीं और से भी, आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी रख सकते हो, पर आपके सिस्टम में रैम होना तो मैंडेटरी है। मतलब रैम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपके हार्ड डिस्क का सब्स्टिट्यूट है, मैंने ये बोला था। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कभी आपने ये पार्ट किया ही नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा एलेबोरेट करके भी नहीं बोलती, अपने आप को लिमिट ही रखती हूँ कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सीधा सीधा आपने समझना है। देखो, अगर आपको अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है ना, पेन ड्राइव में भी मैं ओएस रख के इसको स्टार्ट कर सकती हूँ सिस्टम को, जरूरी नहीं हार्ड डिस्क होना, ऐसा पॉसिबल है। चलो अब डिफरेंस मैं बोलती हूँ। निश्चय और सुमित ने तो एक भी डिफरेंस नहीं बताया। जाओ बच्चे, तुम तो रहने दो, तुम इससे पता चलता तुम सुन ही नहीं रहे मेरे को। चलो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, बेसिक डिफरेंसेस क्या है? अभी मैंने आपको बताया ना कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है किसको? प्राइमरी को। इनडायरेक्टली एक्सेस कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी, डेटा। मुझे ये बताओ, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन करंटली इन यूज है वो कहां पर होती हैं? आपकी प्राइमरी मेमोरी में। और अगर मुझे वो डेटा इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करना है तो कहाँ होंगी? सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये एक डिफरेंस। वॉलेटिलिटी, वो आपको कार्तिक ने बताया कि प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। फॉर्मेशन बनी कैसे होती है, किस मटेरियल से बनी होती है? प्राइमरी मेमोरी जो है सेमीकंडक्टर से बनी होती है। वॉलेटाइल कैसे? वॉलेटाइल बता दो। वॉलेटाइल होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर यूजली लिखा है, ऑलवेज नहीं, यूजली मतलब कि प्राइमरी में तो बच्चे रैम भी आती है, रोम भी आती है। अब रोम तो वोलेटाइल नहीं होती, रैम तो वोलेटाइल होती ना। वोलेटाइल मतलब जब आपके सिस्टम का पावर ऑफ हो जाता है, उस पर जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। तो रैम पर बताया ना, जैसे सिस्टम ऑफ होगा तो रैम पर जितना भी डेटा पड़ा होगा वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? मेरी हार्ड डिस्क पर। तो दैट्स व्हाई वी कॉल रैम वोलेटाइल यूजली। तो जो मैं डिफरेंसेस बता रही हूँ ना, मैं रैम को दिमाग में रख के बता रही हूँ, तो इसलिए उसने यूजली लिखा हुआ है। और सेकेंडरी मेमोरी तो ऑलवेज ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल होगी। सुमित और नीचे बस इतना लिख दो कि आप मुझे सुन रहे हो कि नहीं, यस मैम ही लिख दो बस, तुम मैम तसल्ली हो जाएगी मुझे। हाँ बोलो बेटा। मैम ये जो सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है जो जिससे रैम बेसिकली डेटा ट्रांसफर करता है, वो सिस्टम प्राइमरी के मानी अंदर है, जाती है? हाँ हाँ जी, आपके वो सिस्टम के अंदर। वो प्राइमरी होगी? नहीं 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 नहीं, जो आपके सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क है वो प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जो आप लैपटॉप यूज करो चाहे आप डेस्कटॉप यूज करो, आपके लैपटॉप के अंदर ना यहाँ मदरबोर्ड लगा होता है, ठीक है? मदरबोर्ड पर यहाँ पर प्रोसेसर होता है, यहाँ पर रैम होती है, यहाँ पर रोम। सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, इसी के अंदर यहाँ पर एक जो है कनेक्टर होता है, इससे कनेक्ट करके ना यहाँ अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है, वो अंदर फिक्स्ड होती है। हाँ तो मैम ठीक है? ये प्राइमरी होगी या सेकेंडरी नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी वो होगी जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। ओके, ठीक है। तो मदरबोर्ड पर जो मेमोरीज होती हैं उनको प्राइमरी बोलेंगे, जो मदरबोर्ड से अलग होती हैं उनको प्राइमरी नहीं होती, सिस्टम के अंदर ही है, मतलब हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर ही है, बट इसको प्राइमरी नहीं बोलते, क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर जो लगी होगी वो ही प्राइमरी कहलाएगी, जो तो ये मदरबोर्ड के ऊपर। सेकेंडरी होगी। हाँ, ये सेकेंडरी है, चाहे आप बाहर लगाओ चाहे आप अंदर लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सीपीयू होता है ना, उसको खोल के अगर मैं पोर्टेबल हार्ड डिस्क के अंदर रख दूंगी, इट डजंट मीन वो प्राइमरी में बन जाएगी, मदरबोर्ड के ऊपर लगनी होनी चाहिए, वो बनती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, चलो। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, रैम रोम, वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है। अब इसको इतना नहीं सोचना सेमीकंडक्टर से क्या होते हैं, ये इंजीनियर्स का काम है, बस आप याद कर लो, ये एक मैग्नेटिक ऑप्टिकल मटेरियल होता है, उससे बना होता है। मैग्नेटिक ऑप्टिकल मटेरियल पता कैसा होता है? वो सीडी डीवीडीज देखी ना, वो जो मटेरियल होता है उसी से बनती है आपकी हार्ड डिस्क में, उनसे बनती है। वो ऑप्टिकल मटेरियल होता है जिससे सीडी और डीवीडीज बनती है, वो शाइनिंग शाइनिंग सा होता है, वो मटेरियल से आपका जो सेकेंडरी मेमोरीज बनती है। और प्राइमरी मेमोरी बेसिकली सेमीकंडक्टर्स। इसको रट्टा मार लो, क्योंकि इसको समझाने बैठूंगी तो बस। एक्सेस स्पीड, अच्छा, प्राइमरी मेमोरी जो होती है बहुत फास्ट होती है, सेमीकंडक्टर्स उसको फास्ट बनाते हैं, जबकि इस वाले मटेरियल से जो भी मेमोरी बनी होती है वो क्या होती है? स्लोअर होती है। क्यों? क्योंकि इससे जब मेमोरी बनती है ना, मेमोरी बहुत कॉस्टली बनती है, रैम कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क।
तो आपकी 8 GB और 16 GB रैम जितने में आएगी उतने में तो 500 GB की आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है। तो ये मटेरियल जो है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, फास्ट जरूर होता है, कॉस्टली बहुत होता है। इसलिए जो सेकेंडरी मेमोरी जो बनाई जाती है वो इस मटेरियल से बनाई जाती है बट स्लोअर होती है। अच्छा मुझे बताओ कि एक्सेस प्राइमरी मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जाता है? डेटा बस। डेटा बस क्या होती है? अभी मैंने बताया ना, आपके Wow. मदरबोर्ड पर लाइंस ऐसे बनी होती हैं, छोटी छोटी वायर्स होती हैं, उनको बोलते हैं डेटा बस। बट सेकेंडरी मेमोरी कैसे, यहाँ पर अलग से एक पोर्ट बना होता है और एक वायर यहाँ से आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट चैनल्स। तो सेकेंडरी मेमोरी इनपुट और आउटपुट चैनल्स के थ्रू एक्सेस होती है और जो प्राइमरी होती है वो इन डेटा बस के थ्रू एक्सेस की जाती है। साइज, अब ये तो पता ही है, ये तो स्मॉल होती है, ये बहुत लार्जर होती है, ये 8 GB, ये 500 GB। एक्सपेंस, ऑब्वियसली प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली होगी, ये चीपर होगी क्योंकि मटेरियल चीप लगाया हुआ है इसमें। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इंटरनल कहलाते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है? जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, क्योंकि ये मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होती, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्सटर्नल। इट डजंट मीन कि सिस्टम के बाहर है, बाहर नहीं है। एक्सटर्नल ये मत समझना सिस्टम के बाहर, एक्सटर्नल मतलब मदरबोर्ड के ऊपर नहीं है, तो उस केस मतलब में ये बाहर भी एक्सटर्नल तो मतलब कि बिल्कुल जो हो सकती है बेटा, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि आप ये ना मान लो ना कि जो हार्ड डिस्क अंदर लगी है वो इंटरनल होगी, ठीक है। आपकी पेन ड्राइव तो बाहर ही लगी होती है, आपका मेमोरी कार्ड तो आपके फोन के अंदर चला जाता है ना, वो अंदर चला जाता है, इट मैम डजंट मीन तो स्पीड वाला बता दो एक बारी। स्पीड, देखो स्पीड जो होती है प्राइमरी मेमोरी की, जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। स्पीड का मतलब क्या होता है कि डेटा वो कितनी जल्दी जो है वो डेटा को कितनी जल्दी ट्रांसफर करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, कितनी जल्दी इंस्ट्रक्शंस को वो समझती है, उसको इंस्ट्रक्शन कितनी जल्दी वो समझ पाती है, कितनी जल्दी डेटा को ट्रांसफर कर पाती है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। सिर्फ प्राइमरी मेमोरी ऐसी होती है जो फास्ट काम करती है, सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी सी स्लो होती है। ये आप कैसे डिफरेंस समझ सकते हो कि जैसे आपका कोई गेम है, गेम जब आप कंप्यूटर सिस्टम में चलाते हो ना तो वो काफी फास्ट चलता है। अगर वो गेम या सॉन्ग आप सीडी से चलाते हो ना तो वो उतनी फास्ट गेम नहीं चलती सीडी से जब चलाते हो। तो सीडी से डेटा रीड करने में टाइम लगता है, रैम से डेटा रीड करने में टाइम नहीं लगता। आप ये और छोटी मोटी गेम हो तो दोनों सेम चला देंगे। एक हैवी गेम 3-4 GB की गेम, ऐसी गेम को अगर सीडी से चलाओ तो देखना फर्क, अगर रैम से चलाओ तो फर्क देखना, तब आप समझोगे कि स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये स्पीड का मतलब होता है। तो सेमीकंडक्टर से जो भी मेमोरी बनी होगी, प्राइमरी मेमोरी के सामने लिख लो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से जो भी मेमोरी बनी होती है ना वो फास्ट होती है और जो ऑप्टिकल मटेरियल से बनी होती है वो स्लो होती है। तो दीज आर सम डिफरेंसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये आपको डिफरेंसेस करने हैं। मैम हाँ जी बोलो। मैम जैसे अगर कोई गेम इंस्टॉल कराता है अपने लैपटॉप पे तो वो हार्ड डिस्क में होता है गेम इंस्टॉल? हाँ जी, हार्ड डिस्क में होता है, लेकिन जब वो रन करता है तो वो कहाँ पर आ जाता है? रैम पर, रैम से रन होता है। तो मैम वो मतलब कंप्यूटर के पास ये कमांड्स पहले से होती है कि उसको जो है वो अगर बड़ा गेम है तो उसको ब्रेक कर करके रैम पे लाना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है आपका, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये काम वो करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो ये देखो प्रोसेसर जो है वो काम कैसे कर रहा है, इंस्ट्रक्शन कहाँ से पढ़ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्ट्रक्शन पढ़ पढ़ के तो वो रैम और हार्ड डिस्क के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर पाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो बताता है कि रैम पर पूरी गेम तो नहीं आ सकती, ऐसा करो हार्ड डिस्क पर उसको ब्रेक कर दो, ये ओएस करवाता है काम। मैम हम्म मैम जैसे अगर कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो हम्म। उस पेन ड्राइव या उस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बिना तो वो चल ही नहीं सकते ना कंप्यूटर? अगर आपका ओएस से इंटरनल जो आपकी अंदर लगी हार्ड डिस्क उस पर नहीं है, आप एक्सटर्नल से उसको स्टार्ट करवाना चाहते हो, तो क्या होता है पहले एक्सटर्नल से बूट करवाते हो आप पहले उसको सिस्टम को बताते हो, इसकी एक बूट की ऑप्शंस होती हैं जिसमें जाके आप बताते हो कि अब वो जो है जितनी भी ओएस है वो कहाँ से उठाए, तो वहां पर हमें सेटिंग देनी पड़ती कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल से वो ओएस उठा के फिर रैम पर लेके आता है। लेकिन बात हमेशा जो बात करेगा उसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और रैम के बीच में होगी।
मतलब अगर एक्सटर्नल पे रखते हैं तो उसका कोई फायदा होता है? एक्सटर्नल पे रखते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल रखोगे ना, जैसे ही अगर आप हार्ड डिस्क को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाओगे तो ये मटेरियल खराब होने के चांसेस बहुत होते हैं, करप्ट हो जाता है। सिस्टम के अंदर होता है ना तो बिल्कुल सेफ होता है, क्योंकि उसको ना नट्स वगैरह से बिल्कुल टाइटली जो है वहां पर लगाया होता है कि आपकी हार्ड डिस्क हिले ना। अगर वो बिल अगर आपके हाथ से वो छूट गई हार्ड डिस्क, उसका सारा डेटा करप्ट हो जाएगा, क्योंकि जो उसके हेड्स होते हैं ना जो रीड और राइट करते हैं वो हेड्स खराब हो जाते हैं। इसलिए हम ज्यादा मोस्टली जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है या ओएस है, ओएस तो हमेशा ही काम में आना है, तो एक्सटर्नल में रखना प्रेफर नहीं करते। बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं, जैसे आप तो विंडोज में ही काम करते हो, बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं ना जिनको एसएपी में काम करना पड़ता है। तो एसएपी जो है वो विंडोज पे नहीं चलता, एक सॉफ्टवेयर है, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर है, काफी हैवी होता है। वो विंडोज पे नहीं चलता, वो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना काफी स्टोरेज चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल डिवाइस लेते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेते हैं, उस पर लिनक्स इंस्टॉल करवा लेते हैं। अगर मुझे लिनक्स चलाना है तो मैं वो एक्सटर्नल डिवाइस लगा के उस पर लिनक्स चलाकर, तो लिनक्स मेरी रैम पे आएगा, फिर विंडो नहीं चलेगी, लिनक्स चलेगा मेरे सिस्टम में, और मैं एसएपी को चला सकती हूँ। तो ये आपके आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इतना नहीं सोचो इसके लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा डेमो दे दूंगी आपको कैसे होता है एक्सटर्नल, आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैसे लगी होती है, इंटरनल कैसे लगी होती है, जिससे थोड़ा बहुत समझ पाओ। प्रैक्टिकल, आई थिंक प्रैक्टिकल देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी। तो मैं आपको कल ही एक वीडियो भेजती हूँ, आकाश स्पेशली आप देखना आप उसको। ठीक है बेटा, यस मैम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी वीडियो डालूंगी आपको पता चल जाएगा, मेरे को आपको पर्सनली इंटीमेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे बताओ, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, अब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इसी सीक्वेंस में ही चलता होगा कंप्यूटर, जो इंटरेक्ट करता होगा इसी सीक्वेंस में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कांटेक्ट करता होगा। जैसे प्रोसेसर पहले कैश में से देखता है, अगर कैश पे इंस्ट्रक्शन नहीं है तो कैश कहाँ से लेती है, प्राइमरी से, प्राइमरी जो है वो डेटा कहाँ से लेती है, सेकेंडरी से। तो यही सीक्वेंस फॉलो होता है। तो प्रोसेसर, प्रोसेसर कैश, कैश पर नहीं है तो प्राइमरी, प्राइमरी पर डेटा नहीं है तो सेकेंडरी। तो ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी हिरार्की। क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी हिरार्की, तो इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ये आता होगा, वहां क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन कंप्यूटर मेमोरी हिरार्की, आपको याद नहीं आएगा कि इसमें लिखना क्या है, ये लिखना है, ये आपको डायग्राम बनानी है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आना है। तो आपको 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं आपको नहीं रीड करवा रही हूँ, ये आप खुद रीड करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ बता चुकी हूँ आप मैं। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, जैसे प्रिंटर हो गया आपका, आपका प्रोजेक्टर हो गया, आपके स्पीकर्स हो गए, आपके प्लॉटर जहां से बड़े बड़े प्रिंट आउट निकलते हैं। तो दीज ऑल आर व्हाट, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट जो होती है कैन बी इन एनी फॉर्म। आउटपुट आपकी टेक्सचुअल भी हो सकती है, ग्राफिकल भी हो सकती है। टेक्टाइल क्या होती है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं तो थोड़ा सा ऊपर को उभरा उभरा आता है, जो प्रिंट आता है उभरा सा आता है, दैट इज कॉल्ड टेक्टाइल आउटपुट, कि वो हाथ लगा के समझ पाए कि क्या लिखा हुआ है। ऑडियो आउटपुट हो सकती है, जो अभी आप सुन रहे हो, वीडियो जो आप ये देख रहे हो। तो आउटपुट कैन बी एनी टाइप। तो उसके लिए अलग अलग टाइप की जो है डिवाइसेस यूज की जाती हैं। अगर आप टेक्सचुअल करो तो प्रिंटर्स हो गए, ग्राफिक करो तो प्लॉटर्स हो गए, ठीक है, ऑडियो जो है स्पीकर्स हो गए, और वीडियो जो है वो आपका मॉनिटर हो गया। तो मॉनिटर इज ऑल्सो ए आउटपुट डिवाइस। मैम मतलब आउटपुट डिवाइस ये बताता है कि वो किस चीज से शो होगा? हाँ, जो जहां पर आपको कंप्यूटर पर कुछ भी चीज दिखाई या सुनाई देती है, जिस डिवाइस के थ्रू आप किसी भी चीज को सुनते हो या देखते हो, वो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस में कंसीडर होगी। जैसे प्रोजेक्टर चलता है तो टैक्टाइल, दिखता है ना। टैक्टाइल के लिए क्या हो सकता है? टैक्टाइल में एक अलग टाइप का प्रिंटर्स टाइप होता है, जिसमें जब प्रिंट निकलता है तो उसमें जो लिखा होता है वो उभरा हुआ
निकल के आता है। वो एक स्पेशल टाइप के जो आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर की तरह होता है बट स्पेशल टाइप का होता है, वो उभर के आता है। आजकल तो ऐसे स्क्रीन भी आते हैं जो जो भी लिखा होगा सिस्टम में वो थोड़ा सा उभरा हुआ आएगा, वो टच करके देख सकते हैं कि कौन सा है, बट वो बहुत कॉस्टली होता है। तो अभी उस पर काम चल रहा है, फुल्ली वो अभी डेवलप नहीं हुआ, उस पर भी काम चल रहा है अभी। ठीक है, तो दीज आर सम, यहाँ पर जैसे उसने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी है आपकी आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। आइए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो, सॉफ्टवेयर इज नथिंग, सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। अब व्हाट्सएप क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही तो है। फिर सॉफ्टवेयर बनता कैसे है? देखो, व्हाट्सएप जब बना होगा वो कैसे बना होगा? जैसे व्हाट्सएप पर हम कुछ भी सेंड पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम सेंड बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो मैसेज हमने टाइप किया होता है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में या वो पर्टिकुलर नंबर पर सेंड हो जाता है। तो इट मीन्स कि जैसे ही सेंड पर मैं क्लिक करूं तो क्या हो, उसके लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखूंगी। सेंड पर क्लिक करने पर क्या हो, मैंने इंस्ट्रक्शंस लिख दी, ये इंस्ट्रक्शन है, ये क्या बन गया? एक प्रोग्राम बन गया। फिर मैं क्या करती हूँ, वहां एक अटैचमेंट का भी ऑप्शन होता है ना व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पर अटैचमेंट पर जब जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्या हो, तो उसके लिए मैं इंस्ट्रक्शंस लिखूंगी कि मेरे व्हाट्सएप के अटैचमेंट पर जैसे ही यूजर क्लिक करता है तो क्या हो। मैंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी, दूसरा प्रोग्राम बन गया। फिर उसके अलावा हर बटन के लिए होता है, हर बटन के लिए होता है हर वो। बटन के लिए, हर क्लिक के लिए एक प्रोग्राम लिखा होता है। अब सोचो कितने प्रोग्राम लिखे होंगे। फिर आप डिलीट पे क्लिक करते हो तो डिलीट पर क्लिक करने पर क्या हो, वो लिखा होता है। फिर आप शेयर पर क्लिक करते हो, उस पर लिखा होता है कि क्या हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक आर्काइव का बटन होता है तो क्या हो। फिर आपकी सेटिंग्स होती हैं, व्हाट्सएप की सेटिंग्स पे कोई क्लिक करे तो क्या हो। ऐसे कितने सारे प्रोग्राम बन जाते हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं, इन सभी प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इनको क्या बोलते हैं? इस सारे प्रोग्राम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, फिर क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर बन के आता है। तो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे प्रोग्राम बना के क्या बनता है? आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, क्या बनाया? व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर बनाया। तो सॉफ्टवेयर कैन बी टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो सिस्टम कहाँ यूज हो रहा है। मुझे बताइए, जो भी सिस्टम बैंक में चाहे यूज हो रहे हो, चाहे रेलवे में यूज हो रहे हो, जहाँ आपके घर में यूज हो रहे हो, क्या सभी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या नहीं होगा? ओएस होगा कि नहीं होगा? कार्तिक बताओ, ओएस होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। तो इट मीन्स के आप कहीं पर भी यूज करते हो तो ओएस तो मैंडेटरी है। आपके जितने भी फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, आपको कोई भी है, आपके पास है जहाँ अंबानी के पास है, दोनों के फोन में ओएस तो होगा ही होगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसकी एग्जांपल क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना, देखो, जिसके बिना सिस्टम नहीं चलता वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जिसके बिना आप नहीं चलते वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज ही आपके फोन से व्हाट्सएप हटा दो, फेसबुक हटा दो, देखो सांसें बंद हो जाएंगी आपकी। देखो, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना कार्तिक, है ना? नहीं मैम, मैं तो देखता ही नहीं। और बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है?
बैंक का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, तो बैंक का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जो बैंक में इंस्टॉल किया जाता है। तो बैंक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर एक डिफरेंट काइंड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। जैसे एक एग्जांपल है फिनेकल। आप अपनी बैंक में जाओ, जो पेरेंट्स के बैंक में जाओ, वहां जाके पूछ लो कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो आपको बताएंगे। तो मोस्ट ऑफ में फेनेकल्स होता है, एक बेनेक्स होता है, बहुत सारे ऐसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी बैंक्स में यूज होते हैं। ऐसे ही रेलवे वाले वो अपना एक अलग टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो आप देखो को हॉस्पिटल्स में अलग टाइप का सॉफ्टवेयर यूज होता है। मींस जैसी जैसी इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वैसा वैसा सॉफ्टवेयर होगा। बट इन तीनों प्लेसेस पर हर सिस्टम में ओएस तो होगा ही होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस। तो मैम जो ईआरपी वगैरह होता है वो वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। होता है, क्योंकि मैं देखो अगर मैं अपने सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करूंगी तो क्या मेरा सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। मीन जिस जिसके थ्रू सिस्टम चलता है, सिस्टम को चलने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉइड नहीं होगा तो क्या मोबाइल ऑन होगा? नहीं होगा ना। इसलिए एंड्रॉइड जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आपके मोबाइल से व्हाट्सएप हटा दूं, क्या मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ आई? तो एप्लीकेशन मैम सॉफ्टवेयर यूजर रिक्वायरमेंट और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट। तो एक ही आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्या काम करता है। अभी तक तो जितना भी हमने सीखा है तो उसमें आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है। अब वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट मैंने करवाया था ना, ये इतने शैतान हैं, इन्होंने यहाँ पर वो कंसेप्ट डाल दिया, वो पूरी डेफिनेशन यहाँ उठा के लिख दी। अब याद है कल का वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्या था? वर्चुअल मेमोरी का पेजिंग कंसेप्ट, स्वैपिंग ऑफ पेज। हाँ, क्या था? अल्टीमेटली कि जो मेरी रैम है ना वो 8 जीबी की होती है, जो मेरी हार्ड डिस्क होती है ना वो 500 जीबी की होती है। अब एक गेम है और मान लीजिए जो गेम है वो 10 जीबी की है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन रन होती है मेरे सिस्टम में उसका पहले रैम पर आना जो है वो मैंडेटरी है। पर गेम अगर मुझे चलानी है वो 10 जीबी की है, वो तो यहाँ आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। 8 जीबी पर 10 जीबी कैसे आएगा? तो जो ओएस है ना वो क्या करता है, यहाँ पर उस गेम के क्या बना देता है, चंक्स बना देता है, छोटे छोटे पेजेस बना देता है। और जो गेम अभी आप प्ले कर रहे हो वो वाले पेजेस उठा के कहाँ पर ले आएगा, वो पेजेस उठा के आपकी रैम पर ले आएगा और यहाँ पर रन कर देगा गेम को। और जो जब आप वो पेजेस खेल लोगे, मतलब वो पार्ट आपने प्ले कर लिया, वो वापस चले जाएंगे, न्यू पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्वैप, स्वैपिंग ऑफ पेजेस। अब इस कॉन्सेप्ट को, पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। क्या मेरी असली में जो रैम है वो 10 जीबी की होगी? नहीं, बट क्या उस रैम ने 10 जीबी के जितना काम कर दिया? यस। तो फिजिकल मेमोरी नहीं इंक्रीज हुई बट रैम की वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज होगी। लेकिन ये काम किया किसने, किसने करवाया ये काम, किसने ये सजेशन दिया था? ओएस ने। तो ओएस ये काम भी करता है, कौन सा? वर्चुअल मेमोरी वाला। तो एक बार देखो जो मैंने बोला है, कहता वर्चुअल मेमोरी, आगे ना इस मेमोरी मैनेजमेंट पर देखो, वर्चुअल मेमोरी बाय कार्विंग एन एरिया ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पर हम एक एरिया कार्व कर लेते हैं टू सप्लीमेंट द फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ रैम। रैम की 2 मिनट यार, रैम की मेमोरी को जो है सप्लीमेंट करने के लिए, मींस उसको इंक्रीज करने के लिए। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक इमेजिनरी मेमोरी एरिया होती है जो सपोर्ट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है? वो कंप्यूटर की रैम को टेम्परेरी स्पेस ऑन हार्ड डिस्क के साथ कंबाइन कर देता है। जब भी कंप्यूटर लैक्स करता है किससे? रिक्वायर्ड साइज ऑफ रैम। अब हमें 10 जीबी चाहिए था बट रैम पर उतना नहीं था स्पेस, तो जब भी रैम लैक करेगा रिक्वायर्ड स्पेस से,
नीडेड टू रन ए प्रोग्राम और ऑपरेशन। विंडोज मींस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी यूज करके मूव डेटा फ्रॉम रैम टू स्पेस कॉल्ड पेजिंग फाइल। वो जो छोटे छोटे पार्ट्स बने ना, दैट इज कॉल्ड पेजिंग फाइल। तो इनएक्टिव फाइल को वहां पर भेज देगा। मूविंग डेटा टू एंड फ्रॉम द पेजिंग फाइल, पेजिंग फाइल से वो डेटा लेके आना और वहां पर शिफ्ट करना। फ्रीज अप द रैम टू कंप्लीट इट्स वर्क, वो क्या कर देता है, रैम के कुछ स्पेस को फ्री कर देता है ताकि वो अपने काम को कंप्लीट कर पाए। So thus virtual memory is an allocation of a hard disk space to help the RAM। तो virtual memory क्या है, हार्ड डिस्क पर एक स्पेस को एलोकेट करना। वो स्पेस किसकी हेल्प करती है, रैम की। अंडरस्टैंड? 3-4 बार पढ़ना, याद हो जाएगा आपको। अब बोलेंगे मैम इससे अच्छा टैक्स कर लेते हैं हम, ये भी करना है, ये भी 100 मार्क्स का है। ओके तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, एक्चुअल में वो काम क्या कर रहा है, मैं आपको बताती हूँ। परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे ही आपने कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस की, ठीक है, और डेटा जो है अब सीपीयू प्रोसेसर जो है वो आर्टिफिशियल ब्रेन है, मैंने बताया था। इसने काम कैसे करना है कि की प्रेस हो तो क्या हो, प्रोसेस डेटा हो तो कहाँ दिखाना है, बताता कौन है उसको, ओएस। ओएस एक सॉफ्टवेयर है, मींस इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर के प्रोसेसर ने काम कैसे कैसे करना है। तो मैंने एग्जांपल क्या दी थी कि ओएस आपकी मम्मी की किचन की रेसिपी बुक है और प्रोसेसर कौन है, आप, जिसको पता नहीं काम कैसे करना। अगर रेसिपी बुक होगी तो डिश बनेगी, नहीं होगी तो डिश नहीं बनेगी। ऐसे ही ओएस इंस्ट्रक्शन देगा तो कंप्यूटर पर कोई आउटपुट और इनपुट आएगी। अगर ओएस इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, इनपुट और आउटपुट दिखाई नहीं देगी। मींस जितने भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं, उनको कैसे वर्क करना है, वो हेल्प कौन, उनको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, ओएस। तो देखिए परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडियरी। ऐसे एक सर्कल बना लीजिए, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका हार्डवेयर सिस्टम का, हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल क्या किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर जिनमें आप काम करते हो, चाहे एमएस ऑफिस हो गया, आपका टैली हो गया, ठीक है, आपका पेंट ब्रश हो गया, आपका विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, आपकी गेम होगी, कोई भी जो आपके यूज के लिए, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते किस पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, स्टोर कहाँ होते हैं, हार्डवेयर पर। तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी का काम कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हो तो व्हाट्सएप तो आपके सिस्टम के हार्डवेयर पर ही स्टोर है ना, लेकिन उसको रन कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडियरी किसके बीच में, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर। कैसे, बाय ऑब्टेनिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से इनपुट लेता है, डेटा रिट्रीव करता है किससे, डिस्क से, और डिस्प्ले कैसे करता है, आउटपुट। अभी जो भी प्रोसेसर ने रैम को इंस्ट्रक्शन दी, रैम हार्ड डिस्क से क्या लेके आई, डेटा ला गई, फिर उसको आउट मॉनिटर पर दिखाया। ये इंस्ट्रक्शन दी किसने है, ओएस ने। ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर ने पढ़ी कहां से, ओएस से। तो ओएस इज एक्ट एज, ये डायग्राम बना के आगे लिख लो, एक्ट एज इंटरमीडियरी। तो इंटरमीडियरी का काम करता है किस किस के बीच में, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन भी बोल सकते हैं, वेरियस एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ओएस, तब भी ये लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड और एग्जीक्यूट बाय ओएस, तब भी यही आंसर करना है। यूजर इंटरफेस, आपको पहला स्क्रीन जो आपके सिस्टम पर दिखाई देता है ना, ये सिस्टम पर स्क्रीन दिखाई देता है जहां पर दिस पीसी, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, एक विंडो का लोगो बना होता है यहाँ पर, ठीक है, नीचे टास्क बार होती है जिसपे स्टार्ट बटन होता है। ये जो इंटरफेस है ना, ये किसने प्रोवाइड किया, ये आपका ओएस देता है।
आपको कुछ दिखाई देगा तो काम करोगे। जो फर्स्ट स्क्रीन आपके कंप्यूटर सिस्टम पर दिखाई देता है वो भी आपका कौन प्रोवाइड करता है? ओएस। तो ओएस ने जो सिस्टम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, विंडो जैसे प्रोवाइड करता है, ये कौन सा इंटरफेस है? ग्राफिकल। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जो कि जिस पर आइकन्स बने होते हैं, फोल्डर्स बने होते हैं, माउस से बस क्लिक क्लिक करके आपने जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं। मतलब लिख लिख के नहीं करना, मीन्स आपने उसको ये नहीं बताना कि क्रिएट न्यू फाइल, कहीं लिखना नहीं है। तो आपका जो विंडो है वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इस पे माउस चलता है। ऐसा नहीं है, आपका जो डॉस है वो कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस सिस्टम है। कहता नाउ अ डेज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें माउस चलता है। इस ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग इंटरफेस क्या यूज करता है? आइकन्स, मेन्यूज होते हैं। इन द केस ऑफ विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट इंक्लूड आइकन, कर्सर आपको दिखाई देता है, बटन्स लगे होते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हो, साइज, विजिबिलिटी, आप अपने स्क्रीन की विजिबिलिटी, किसी फोल्डर का साइज, अपने फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉसिबल है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिस्प्ले ऑब्जेक्ट दैट कन्वे इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंट द एक्शन कैन बी टेकन बाय यूजर। इसको छोड़ो, आपको सिर्फ यहां तक करना है, यहाँ तक कि क्या लिखना है कि नाउ डेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो फिर आपने बताना है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जिसमें जो भी ऑप्शन होती हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स दिखती हैं, आइकन्स लगे होते हैं, वहां पर फोल्डर्स बने होते हैं, वहां पर बटन्स बने होते हैं। आप माउस की हेल्प से जो है इन इंटरफेस इन फोल्डर्स को, आइकन्स को और बटन्स को एक्सेस कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर आपको इजी लैंग्वेज में लिखना हो तो। ये आ गया। तो आपको विंडोज कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग करती हूँ, नेक्स्ट वाले पे चलती हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट मैंने आपको करवा दिया। देखो एक बार रीड करो तो मेमोरी मैनेजमेंट में है क्या, आप खुद रीड करो, 1 मिनट देती हूँ, रीड करो कंप्लीट। तो इंटरफेस जिसके थ्रू किसी भी सिस्टम से इंटरेक्ट किया जाता है। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देता है उससे ही आपको पता चलता है ना कि आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी ऑप्शन खुलेंगी, माई पीसी पर क्लिक करोगे तो सी और डी ड्राइव आपको दिखेगी। अगर ऐसा कुछ दिखे ही नहीं, ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे, तो क्या करोगे? फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या करना है क्या नहीं। तो एक तरह से आपको वहां पर प्रेजेंट करता है, चीजें प्रेजेंट करता है कि आप कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। होटल में जाओ, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हो तो वहां पर आगे कोई पर्सन बैठा होता है जो एज अ इंटरफेस काम करता है, जो आपको गाइड करता है कि आप आगे कैसे फर्दर जो है जाएंगे। देखो इंटरफेस मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप अपना जब भी सिस्टम ऑन करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? अपना डेस्कटॉप दिखाई देता है। 2 मिनट, अब डेस्कटॉप इसमें दिखाई देगा कि नहीं मैं दिखाती हूँ। देखो डेस्कटॉप नहीं दिखाई, डेस्कटॉप तो पता ही ना आपके सिस्टम का कैसे होता है। तो उसमें क्या बने होते हैं? फोल्डर्स वगैरह बने होते हैं जिससे कि आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। फोल्डर माई पीसी पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो तो आप क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। अगर मैं आपको डॉस, पहले जो होता था डॉस होता था, अगर मैं आपको वो दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता था। दिखाई दिया आपको? कोई ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, ये ऐसे ऐसे खुलता था सिस्टम। अब मुझे बताओ, यहाँ कोई आइकन है, फोल्डर है, क्या करना है पता ही नहीं। सी ड्राइव में यूजर में निशा दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आपने कोई भी फाइल बनानी थी, कोई डायरेक्टरी में जाना होता था, जैसे निशा फोल्डर से हमने बाहर जाना है, तो अभी आप विंडोज में क्या करते हो?
बैक बटन होता है ना, बैक बटन पर क्लिक करते हो तो बाहर चले जाते हो। पर इसमें पता क्या होता था, इसमें आपको लिखना पड़ता था। कैसे लिखते थे, यहाँ पर आप लिखते थे, आजा भाई, ये भी पगला है, कभी कभी आते ही। 2 मिनट लिख के दिखाते। और यहाँ बाहर निकलना है तो आप यहाँ पर लिखोगे cd डॉट डॉट। देखो सी में यूजर में, निशा में है ना ये, तो जैसे मैंने cd डॉट डॉट लिखा, देखो सी में यूजर में आ गए। अगर मुझे फोल्डर के अंदर जाना है, अभी आप अपने इंटरफेस से कैसे जाते हो, फोल्डर पर डबल क्लिक करते हो, अंदर चले जाते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ cd हमें फोल्डर का नाम यहाँ पर देना पड़ता था। देखो आ गया। तो यहाँ पर सब कुछ लिख लिख के होता था। अगर मुझे कोई फाइल बनानी होती थी, जहाँ कोई MS ऑफिस कुछ नहीं होता था, ऐसे फाइल बनती थी, कॉपी कॉन, आगे फाइल का नाम, जैसे न्यू नाम की कोई फाइल बनाई, एंटर करो, उस पर कुछ भी लिख दो, फिर एंटर एंटर कुछ भी लिख दो। तो ऐसे करके आप फाइल बनाते थे। तो ये था आपका कौन सा, आपका सिस्टम, आपका कमांड बेस्ड इंटरफेस सिस्टम, जिसपे जो भी काम करना होता था लिख लिख के करना होता था। बट आज की डेट में आप जो सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस मींस जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो पहले विंडोज नहीं होता था, पहले डॉस होता था, तो उनका इंटरफेस जो होता था वो ब्लैक कलर का होता था। अब समझ आई आकाश? कहाँ गया ये बच्चा? यस मैम। ओके, पढ़ लिया आपने मेमोरी मैनेजमेंट? यस मैम। कहते हैं operating system allow controlling how memory is accessed, maximizes available memory and storage. Operating system also provide a virtual memory. बस ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब मेमोरी मैनेजमेंट में आपने ये बताना है कि OS डिसाइड करता है कि उसने उस सिस्टम की, आप लिख सकते हो कि सिस्टम की मेमोरी का ऑप्टिमल यूज कैसे होगा। ये कौन डिसाइड करता है? मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस मेमोरी को मैनेज करना भी किसका काम है? OS का काम है। तो कैसे मैनेज किया? आपने एक एग्जांपल बता दी वर्चुअल मेमोरी के थ्रू। नेक्स्ट आ गया टास्क मैनेजमेंट। देखो टास्क मैनेजमेंट के सामने लिख लो मल्टीटास्किंग, एक कीवर्ड। मल्टीटास्किंग क्या होता है? जैसे आप भी मल्टीटास्किंग करते हो ना, अभी भी आप मेरी भी क्लास ले रहे होगे, आप बीच बीच में व्हाट्सएप भी देख रहे होगे, बीच में मम्मी से बात भी कर रहे होगे, तीनों चीजें एक साथ कर रहे हो ना, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। पर मल्टीटास्किंग कैसे करते हो आप? ब्रेन तो आपका एक ही है, फिर इतने सारे काम एक साथ कैसे? आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे देते हो। तो इससे क्या लगता है, मैडम को लगता है कि मैम की क्लास चल रही है, मम्मी को लगता है कि चलो मेरी बात भी सुनता है, और व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स को लगता है कि हाँ हमसे बात भी कर रहा है। तो कितनी सारी चीजें एक साथ हो जाती है ना कार्तिक? तो ऐसे ही कार्तिक, ऐसा ही मल्टीटास्किंग, बोलो बोलो कार्तिक कुछ कहना चाहता है? नहीं मैम, कुछ नहीं। आवाज ही नहीं आई कार्तिक की, बहुत धीरे बोला इसने। कुछ नहीं कहना मैम। अच्छा कुछ नहीं कहना, ओके। ऐसी मल्टीटास्किंग करते हो कार्तिक आप? नहीं मैम। मैम चलो ठीक है, मल्टीटास्किंग देखो, आपका सिस्टम जो है, आपने देखा है ना, आप अपने सिस्टम में गेम भी चला लेते हो, पीछे सॉन्ग्स भी आपने चलाए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई ना आप फोल्डर कॉपी करने के लिए भी लगा देते हो, पीछे फोल्डर कोई आपकी फाइल्स कॉपी भी हो रही हैं, तो 3 काम एक साथ हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके सिस्टम में प्रोसेसर तो एक ही है, ब्रेन तो एक ही है, फिर तीनों काम एक साथ कैसे कर लेता है? देखो ये तीनों काम कैसे करता है, वो क्या करता है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर गेम पड़ी है, यहाँ पर सॉन्ग्स हैं, और यहाँ पर आप कोई भी फाइल्स को कॉपी कर रहे हो। प्रोसेसर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन किससे लेता है? OS से। OS प्रोसेसर को बताता है कि देख तुझे तीनों काम एक साथ करने हैं, तो इन तीनों काम को साथ में कैसे करेगा? तो ऐसा कर, हर काम को कितना टाइम कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो देख, किसको ज्यादा टाइम चाहिए वो भी देख,
फिर उसके बाद कुछ नैनो सेकंड इसको दे दे, कुछ नैनो सेकंड इसको दे दे और कुछ नैनो सेकंड इसको दे दे। तो वो क्या करता है कि कुछ सेकंड्स इसको इसका काम करता है, फिर इधर शिफ्ट हो जाता है, फिर ये काम करता है, फिर ये काम और वो इन सभी में इतनी जल्दी शिफ्ट होता है कि आपको लगता है कि ये तीनों काम जो है वो एक साथ हो रहे हैं, पर कभी भी तीनों काम एक साथ नहीं हो रहे होते। वो बहुत ही नैनो सेकंड सारे टास्क को देता है, जिससे कि जब वो एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट भी होता है तो आपको फील नहीं होता कि वो काम रुका आपके लिए। वो इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं कि आपको वो फील ही नहीं होने देता। तो अल्टीमेटली वो मल्टीटास्किंग कैसे करता है, उसके पास कौन सा टूल कॉन्सेप्ट है, टाइम शेयरिंग। वो क्या करता है, हर एक को थोड़ा थोड़ा टाइम दे देता है और इतना टाइम देता है कि दूसरे को फील भी ना हो कि उसका काम बीच में रुका। तो टाइम शेयरिंग को यूज करके क्या करता है, वो बहुत सारे काम में टाइम डिवाइड करके उसको एक साथ ऑपरेट करवा देता है। तो ये काम ऐसे करना है, बताता कौन है, ओएस। तो ओएस और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, मल्टीटास्किंग का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस फैसिलिटेट यूजर टू वर्क विद मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। एक से ज्यादा एप्लीकेशन पर एक बार में आपने काम करना है। दैट इज मल्टीटास्किंग दैट अलाउ मोर देन वन यूजर टू यूज द सिस्टम। एक साथ दो यूजर भी उसको यूज कर सकते हैं, ये भी काम हो सकता है। मींस अब आप कह लो कि मल्टी यूजर सिस्टम क्या होता है। मल्टी यूजर सिस्टम होता है, मैं एक बार बता दूं, आपको इसमें कंफ्यूजन आएगी। मल्टी यूजर सिस्टम होता है कि आपके सिस्टम पर, अभी तो आप ही अपने सिस्टम पर बैठे हो ना, तो ये सिंगल यूजर है। मल्टी यूजर का मतलब एक ही सिस्टम एक है, लेकिन उसको दो यूजर एक्सेस कर रहे हैं। अब बच्चा पता क्या समझ लेता है कि मेरे हाँ बोलो बोलो अनमोल। मैम एनीडेस्क है, एनीडेस्क हो सकता है इसमें। क्या हो सकता है, एनी डेस्क। हाँ जी, जो सॉफ्टवेयर आता है। हाँ वो भी वो नहीं, वो ही आपने समझा कि आप अगर अपने दोस्त के साथ बैठकर दोनों दोस्त जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, वो नहीं, ठीक है, उसको नहीं बोलते मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम पता क्या होता है कि प्रोसेस, ये सीपीयू एक है आपका और इसके साथ मॉनिटर दो अटैच है, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर। दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर। पीछे सीपीयू प्रोसेसर एक ही है, सब कुछ एक है, बट अभी आप अपने घर में जो सिस्टम्स यूज करते हो ना, वो सारे सिंगल यूजर है। मल्टी यूजर सिस्टम वो होता है जिसमें ऑप्शन होता है कि एक से ज्यादा मॉनिटर उसके साथ अटैच हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर सिस्टम। तो दोनों यूजर्स का एक बार में ही काम जो है वो करके देना, ये प्रोसेसर कैसे करता है, ओएस उसको बताता है कि दोनों यूजर को आप कुछ कुछ टाइम जो है डिवाइड कर दो। क्योंकि जब आप एनी डेस्क से अनमोल काम करवाते हो ना, तो उस टाइम वही काम कर पाता है, आप उस टाइम अपने सिस्टम पे काम नहीं कर पाते हो। तो अगर उस सिस्टम पर सिमल्टेनियसली दो यूजर काम करे तो मुझे दो मॉनिटर की रिक्वायरमेंट होगी। मींस इसको नहीं पता है कि ये कौन सा काम कर रहा है, इसको नहीं पता ये कौन सा काम कर रहा है। तो वो जो स्पोर्टिंग है, वो स्पोर्टिंग कैसे होती है, वो आपके मल्टीटास्किंग से। मल्टी यूजर सिस्टम कैसे पॉसिबल होता है, मल्टीटास्किंग से। तो दोनों यूजर को थोड़ा थोड़ा जो है वर्क टाइम दे दिया जाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने दिया टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल कि हाँ, आपने म्यूजिक भी चला रखा है, आप इंटरनेट पर सर्फ भी कर रहे हो, साथ में आपने एमएस वर्ड भी खोल रखा है। तो अगर तीनों एप्लीकेशन आप एक साथ पर काम कर रहे हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग, उसको भी मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो टाइम शेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सारे यूजर को इनेबल करती है कि वो अपने टर्मिनल्स को यूज करके एट ए टाइम उस सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, तो इसमें टू कीवर्ड्स याद रखने हैं अगर मल्टीटास्क मैनेजमेंट आ जाता है, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग। बस इन दो कीवर्ड्स के थ्रू आपने इसको आंसर करना है। आप इसमें से कोई भी जो है पॉइंट नहीं लीव करेंगे, क्योंकि आपको ऐसे नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ओएस, ऐसे भी आ सकता है, बट बहुत बार ऐसा हुआ है उसने बोला होता है कि एक्सप्लेन मेमोरी मैनेजमेंट एंड टास्क मैनेजमेंट। तो आप इसमें से कोई भी पॉइंट लीव नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क कैपेबिलिटी। नेटवर्क कैपेबिलिटी, आप अपना जैसे ही सिस्टम जब मोबाइल ऑन करते हो तो आसपास में जितने ब्लूटूथ होते हैं, वाईफाई का वो कैच कर लेता है, दिखाता है ना।
तो ये जो आपका सिस्टम ये सारे आसपास के नेटवर्क को कैच करता है ना, ये ओएस करवाता है। सिस्टम में कोई ऐसी वो खास बात नहीं होती, आपके ओएस में खास बात है। ओएस क्या है कि वो अपने आपके जो आसपास है नेटवर्क उसको स्कैन करता है, उसको स्कैन करके जो भी आसपास का नेटवर्क उसकी रीच में है वो उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको दिखा देता है। तो नेटवर्क कैपेबिलिटी भी किसमें है? ओएस। OS कैन प्रोवाइड द सिस्टम विद फीचर्स एंड कैपेबिलिटी, सिस्टम को ये फीचर और कैपेबिलिटी देता है जो कि उसको हेल्प करता है कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क से हम कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप ब्लूटूथ के थ्रू भी हो सकते हो, वाईफाई के थ्रू भी हो सकते हो, या कोई लैन नेटवर्क है उसके थ्रू भी हो सकते हो। नेक्स्ट है लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। आप कहो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता मतलब लॉजिकल, देखो वो आकर एज ए गार्ड नहीं काम करता, फिजिकल सिक्योरिटी नहीं आपको प्रोवाइड करता, आपको एक लॉजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? जैसे ही आप अपने ओएस में जो है लॉगिन करते हो तो वो आपसे पासवर्ड और यूजर नेम पूछता है। अगर आपके सिस्टम का यूजर नेम पासवर्ड उसको नहीं किसी को पता होगा तो वो आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो सामने जो यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है वो स्क्रीन भी कौन प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करके वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल आपकी कहां पर स्टोर होगी वो सब कुछ कौन बताता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि जैसे ही यूजर ने सेव पर क्लिक किया तो वो फाइल जो है उसका एक परमानेंट लोकेशन बन जाएगा। कहां पर? हार्ड डिस्क पर। कि जब सिस्टम ऑफ भी होगा तो वो फाइल हार्ड डिस्क पर पड़ी होगी। ऐसे ही अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करते हो तो वो डिलीट होके हार्ड डिस्क से डिलीट होके कहां पर चली जाए? रिसाइकल बिन। जब तक आप रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं करते हो तब तक वो सिस्टम के एक कोने पर पड़ी रहती है। तो कौन सी फाइल कहां पर रखनी है, कैसे उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट करनी है वो भी कौन डिसाइड करता है? आपका ओएस। तो ओएस ये फंक्शनैलिटीज आपको परफॉर्म करता है। तो मुझे बताइए जितने मैंने आपको बताए हैं फंक्शन उसमें कोई दिक्कत है? उसके बाद मैं आऊंगी हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। चलें अनमोल, आगे चलें। यस मैम। देखो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि हर कंपनी जो हार्डवेयर बनाती है वो अपने ढंग का ही कोई हार्डवेयर डेवलप करती है। मींस जैसे इंटेल है, इंटेल का हार्डवेयर अलग टाइप का होगा। इंटेल के प्रोसेसर में जो भी यूज किया होगा सेमीकंडक्टर या जो भी टेक्नोलॉजी यूज की होगी वो अलग टाइप की होगी। उसका जो मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी मदरबोर्ड अलग टाइप का होगा, रैम अलग टाइप की होगी, हार्ड डिस्क किस कंपनी की। हर एक ने अपना अपना एक हार्डवेयर जो है डेवलप किया होता है। अब इसी हार्डवेयर पर तो सॉफ्टवेयर चलता है। तो इस सॉफ्टवेयर का इस हार्डवेयर से कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। अगर जो हार्डवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी पहले सॉफ्टवेयर की एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। अब मान लीजिए आप ही सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हो तो आप कहते हो कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है यार वो तो मोबाइल पर भी चलेगा, अच्छा वो तो डेस्कटॉप पे भी चलेगा, वो तो लैपटॉप पर भी चलेगा, वो तो टैबलेट पर भी चलेगा, वो एप्पल के फोन पर भी चलेगा, वो नोकिया पर भी चलेगा, वो सैमसंग पे। अरे सबका हार्डवेयर अलग अलग है, मैं किस किस को ध्यान में रख के अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करूं? ये तो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है। तो फिर जो ओएस है ना, ओएस कहता हे सॉफ्टवेयर डेवलपर तुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पीछे हार्डवेयर कैसा है। अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि कैसे होता है कि ये मेरा हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर ओएस होता है, उसके ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर हम जो है इंस्टॉल करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस बताता है कि हे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर तुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पीछे जो है हार्डवेयर किस कंपनी का है। तेरे सॉफ्टवेयर को इस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कंपैटिबल मैं खुद बना लूंगा। तू अब बस किस पर ध्यान दे, तू बस सॉफ्टवेयर डेवलप कर, उसकी कंपैटिबिलिटी मैं खुद एस्टैब्लिश कर लूंगा। तो ओएस क्या करता है? ओएस उस सॉफ्टवेयर को उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग अपने आप कंपैटिबल बना लेता है। इसमें एक फीचर होता है एपीआई।
दैट्स वाई अब क्या हो गया, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस मींस मुझे मैं किसी हार्डवेयर पर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि इस हार्डवेयर के लिए ही मैं सॉफ्टवेयर बना रही हूँ। अब क्या हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए हार्डवेयर इंडिपेंडेंस होगी, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा हार्डवेयर बैकएंड पर होगा, वो किस पर ध्यान लगाएगा, सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने पर। तो ये जो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की है सॉफ्टवेयर डेवलपर को, ये किसने प्रोवाइड की है, ये ओएस ने प्रोवाइड की है। कहता है एवरी कंप्यूटर कुड हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मेरे प्रोसेसर की गीगाहर्ट्ज अलग हो सकती है, मेरी रैम की मेमोरी जो है अलग हो सकती है, ठीक है, मेरा जो प्रोसेसर अलग कंपनी का हो सकता है। तो एवरी कंप्यूटर कुड हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एपीआई, एक ऐसा ये फीचर है which can be used by application developer to create application software। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इस फीचर को यूज करके बनाते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर सिस्टम, जिससे कि उनको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि जिस सिस्टम पर उनका सॉफ्टवेयर चलेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। दस ओवेटिंग मतलब खत्म कर देता है द नीड टू अंडरस्टैंड द इनर वर्किंग ऑफ ओएस। आपको कुछ नहीं सोचना है कि कैसे हार्डवेयर काम करेगा, कैसे ओएस एंड हार्डवेयर। दस ओएस प्रोवाइड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, इस तरह ओएस ने क्या प्रोवाइड किया, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। तो आपको याद क्या रखना है, ये वाली लाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम, दोबारा से कराती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है क्या, एपीआई। एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए इस पर जोर दे रही हूँ मैं। पेन को क्या हो गया आज, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देता है, एपीआई विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशन डेवलपर टू क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करता है एपीआई फीचर को, जो इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा कौन सा बैकएंड पर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। तो इतना भी याद कर लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। ये मेन लाइन है आपकी। हाँ, मतलब हार्डवेयर इंडिपेंडेंस जो है वो कैसे रिलेट करा गया है एपीआई के साथ? एपीआई एक फैसिलिटी होती है जो कि ओएस के अंदर होती है। जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम उस सॉफ्टवेयर को जो है वो एपीआई एक यूटिलिटी है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर के ऊपर रन कर जाता है। मतलब आप इतना इसके ओएस में एक यूटिलिटी होती है एपीआई का, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। तो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है तो वो बैकएंड पर कुछ कोई भी हार्डवेयर है अपने आप जो ओएस है, अगर उसको लगता है कि एपीआई की यूटिलिटी यूज करके ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो वो क्या करता है, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कंपैटिबल बना देता है अपने आप। तो बैकएंड पर अपने आप जो है सॉफ्टवेयर आपका रन कर जाता है। आपने शायद देखा भी होगा कि सैमसंग जो है, सैमसंग के जो टैब्स हैं उस पे व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं होता। उसको इंस्टॉल करने के लिए ना आपको एक और अलग से प्रोग्राम पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर इंस्टॉल हो जाता है। तो समटाइम्स ये क्या है कि किसी ओएस के थ्रू अगर अगर ओएस ने वो एपीआई जहाँ वो प्रोग्राम आपको ना दिया हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को सोचना पड़ेगा कि बैकएंड पर हार्डवेयर कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम इस यूटिलिटी का यूज करके, सॉफ्टवेयर डेवलपर इस यूटिलिटी का यूज करके, एक यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर अपना डेवलप करता है, तो अपने आप जो है हर हार्डवेयर पर मेरा सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एपीआई यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, जो किसके थ्रू यूज किया जाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू, जो कि आपके हार्डवेयर को इंडिपेंडेंट बना देता है। अब किसी भी हार्डवेयर पर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इजिली रन हो जाएगा। बस एक यूटिलिटी है, जो ये यूटिलिटी हम नहीं यूज करते, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करते हैं। तो ये यूटिलिटी प्रोवाइड किसने की है, आपके ओएस ने। तो आकाश कितना याद रखना है कि ओएस जो है वो एक यूटिलिटी एपीआई प्रोवाइड करता है, किसको, एप्लीकेशन डेवलपर को, किस लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि वो देखे कि किस हार्डवेयर पर मेरा सॉफ्टवेयर रन होना है। दैट्स इट। मतलब ये एपीआई की वजह से, जो ओएस एपीआई प्रोवाइड करता है उसकी वजह से ये कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर पर रन हो जाता है। यस।
ठीक है, सिर्फ इसी की वजह से। ठीक है, तो दीज आर सम फंक्शंस जो आपको याद करने हैं। आज मैंने आपसे नहीं सुना है, मैंने आपसे वो रैम और रोम का डिफरेंस नहीं सुना, मैंने प्रोसेसर और इंटरनल मेमोरी का भी आपसे, कैश का भी वो नहीं सुना डिफरेंस। अब आपको फंक्शन ऑफ ओएस करने हैं साथ में। तो नेक्स्ट क्लास में 3 आपके काम हो गए। एक रैम रोम का डिफरेंस आपने करना है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी भी कर लेना। सेकंड, प्राइमरी और सेकेंडरी होमवर्क लिख लो। अरे नेक्स्ट क्लास में तो आपका टेस्ट नहीं है। यस मैम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर यूजर। क्रिएट करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। देखो, कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं दैट डू सम यूजफुल प्रोसेसिंग और टास्क फॉर द यूजर। जो यूजर के लिए कोई प्रोसेसिंग या टास्क परफॉर्म करके देते हैं। जैसे एक एक्सेल है, एमएस ऑफिस है, वो हमारे लिए क्या करता है? हमारे लिए वर्ड्स भी, डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करके देता है, हमारे डेटा को भी सेव करता है, हमारे लिए पीपीटी से भी डिजाइन करके देता है। दिस इंक्लूड्स ऑल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर that causes a computer to perform useful tasks beyond the running of a computer itself। कंप्यूटर को चलाने के अलावा जो काम किया जाता है वो कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, लेकिन मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अपने कस्टमर के जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको ट्रैक करना है। मुझे ये देखना है कि मेरे कितने कस्टमर्स मेरे से सेटिस्फाइड हैं और कितने कस्टमर मेरे से डिससेटिस्फाइड हैं। इस साल मुझे कितने जो प्रोडक्ट रिटर्न हुए, मेरे कितने प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव निकले, ये काम मेरे लिए जो करके देगा वो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो क्या होता है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच एड्रेस ए रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये मेरी रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना, कि मुझे कस्टमर के बारे में सारा डेटा रखना है। रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑफ इट्स एंड यूजर विच में बी बिजनेस, साइंटिफिक, कोई भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकती है, साइंटिफिक भी हो सकती है, और कुछ और तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने कहा कि हमें कम्युनिकेशन करनी है। अब कम्युनिकेशन जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ करते हो, वो एनी अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ गई। अब वो कहते हैं कि जैसे एप्लीकेशन स्वीट, एप्लीकेशन स्वीट क्या होती है? जैसे एमएस ऑफिस, मतलब स्वीट वो होता है जो कि बंडल ऑफ वेरियस सर्विसेज होता है। एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो प्रोग्राम्स है आपको मिलते हैं। जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम है ना, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, तो इसलिए उसको एप्लीकेशन स्वीट कहते हैं। और क्या होता है? ईआरपी, जैसे एसएपी एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, अडोब फोटोशॉप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टैली हो गया, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से आपने याद करना है कि व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कुछ प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं कि रियल लाइफ में हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और इनका सोल्यूशन कौन प्रोवाइड करता है? इनका सोल्यूशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो अभी आपने आज इतना ही करना है। आ जाइए ऊपर, बिल्कुल बिगनिंग में आ जाइए, टिक करिए। हमने आज हार्डवेयर किया, हमने आज सॉफ्टवेयर किया, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम, पीपल रिसोर्सेज, ये छोटा सा टॉपिक है जो अभी मैं ओवर करूंगी। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट होते ही सबसे पहले उसने क्या बताया हुआ है? उसने बताया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? कोई भी ऐसा सिस्टम जो यूजर से क्या लेता है? डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलवेज किस में हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग में। तो वैसे सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है बहुत सारी इंटररिलेटेड एक्टिविटीज आप जब परफॉर्म करते हो किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या किसी एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको सिस्टम कहा जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। क्या करने के लिए? डेटा लिया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और आपको क्या दिया जाएगा? इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मैनुअल सिस्टम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होते हैं?
सबसे पहले वो क्या करता है, वो इनपुट लेता है हमसे, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। लेकिन इसके अलावा एक और भी कंपोनेंट होता है इसमें, कंट्रोल मैकेनिज्म भी होता है। कंट्रोल मैकेनिज्म ये देखता है कि जो भी सिस्टम में इनपुट आ रही है और उससे जो हम आउटपुट चाहते हैं, क्या रिक्वायर्ड आउटपुट वो सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। मींस कि जैसे टैली है, टैली में अगर मैं जर्नल एंट्रीज पास कर रही हूँ, उससे जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी चाहिए या जिस एंट्री का इम्पैक्ट यहाँ पर आना चाहिए, क्या वो इम्पैक्ट उस एंट्री का वहां पर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हम किससे सीखेंगे, कंट्रोल से देखेंगे। ये एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि जो भी सिस्टम आपने इंस्टॉल करवाया है, वो सिस्टम जो है वो आपका प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले वो इनपुट लेता है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा होती है, फिर वो प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग किसके थ्रू करेगा, कोई सब प्रोग्राम होगा, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है किसमें, प्रोसेसिंग में। और फिर वो आपको आउटपुट देगा इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, कोई कैलकुलेशन करके दिखाएगा या ग्राफिक देगा। अब जो रिक्वायर्ड आउटपुट आपको चाहिए थी वो मिली कि नहीं, वो आपको कंट्रोल मैकेनिज्म बताएगा। तो अगर फंक्शन ऑफ आईएस आएगा तो आपने ये वाला डायग्राम बना के आना है। फिर कहता कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं। मान लीजिए, इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। देखो, मान लीजिए मैं मैकडॉनल्ड्स की सेल्स मैनेजर हूँ और मेरे अंडर 10 आउटलेट्स आते हैं, और एट द एंड ऑफ डे ये बहुत सारे आउटलेट्स हैं जो मेरे अंडर आते हैं, ठीक है, ऐसे 10 आउटलेट्स हैं जिस, और एट द एंड ऑफ डे मैं क्या करती हूँ, इन्होंने जितनी भी सेल की है इसकी रिपोर्टिंग मुझे इसके हेड ऑफिस को करनी पड़ती है। तो देखो, अगर कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, तो आकाश क्या करूंगी, मैं इन सभी आउटलेट्स में जाऊंगी, इनसे डेटा लूंगी, इससे लूंगी, इससे लूंगी, ऐसे मैं 10 आउटलेट्स को विजिट करूंगी। सारा दिन तो मेरा इसी में बीत जाएगा। और इवन मेरे को तो एट द एंड ऑफ डे डेटा लेना है, क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा कि सारा डेटा ले पाऊं। आपको फोन पर ले लेना, अरे फोन पर लूंगी तो क्या मुझे करेक्ट डेटा मिल रहा है, ये मैं कैसे इंश्योर करूं कि वो लोग मुझे करेक्ट डेटा दे भी रहे हैं कि नहीं। फिर उसको हेड ऑफिस पर पहुंचाना, देखो विदाउट कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कैसे करता है, पता क्या होता है कि हर आउटलेट में यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो कनेक्ट होगा किससे, हेड ऑफिस से। जैसे ही यहाँ पर सेल्स पंच होती है, वो अपने आप हेड ऑफिस का जो डेटा है उसमें भी क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू ये सारे यहाँ से अटैच हैं। तो अब मुझे जो इंफॉर्मेशन लेनी है, मुझे तो एक ही प्लेस से लेनी है। अब देखो मैं क्या करूंगी, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए बताओ क्या करूंगी, मेरे पास क्या होना जरूरी है, मेरे पास एक लैपटॉप या पीसी होना जरूरी है, ठीक है, ओके, पहले तो मेरे पास कोई हार्डवेयर होना चाहिए, राइट, समझ गए। अच्छा, वो हार्डवेयर ऐसे ही चलेगा कि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होना भी जरूरी है। अरे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो स्टार्ट होगा, नहीं तो कैसे स्टार्ट होगा, तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी रखना जरूरी है। ओके, तो ये जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डेटा यहाँ पर जा रहा है, तो इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में भी होना जरूरी है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवाऊंगी, राइट। फिर आप इस डेटा को एक्सेस कैसे करोगे, थ्रू नेटवर्क, यहाँ पर एक नेटवर्क कनेक्शन होना भी जरूरी है, और वहां से मेरे पास आएगा क्या, डेटा, ठीक है, और वो डेटा जो है वो मैं क्या करूंगी, कंबाइन करके रिपोर्टिंग कर दूंगी किसको, हेड ऑफिस को, कि आज की डेट में जो है इतनी सेल हुई है। लेकिन ये काम किसने किया, मैंने किया, पीपल। तो आप बताइए, कोई इंफॉर्मेशन, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की एग्जांपल दी कि आपने इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस की, बताइए इसमें कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हुए, कितने कंपोनेंट्स देखो देखो, क्या मैंने ये काम किया, ठीक है, क्या उसके लिए मुझे हार्डवेयर की जरूरत पड़ी, क्या उसके लिए मुझे एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी,
क्या लेना है मुझे, एक्सेस क्या करना है, वहां पर डेटा भी होना चाहिए, और उस डेटा को मैंने एक्सेस कैसे किया, नेटवर्क। देखो कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि जैसे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ आया आकाश, पता चला कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से वो पूरा सिस्टम वर्क करता है। आप मेरे लिए एक काम करेंगे, आप यहां से लेके यहां तक, ये नहीं पढ़ना, ये मैं खुद करवाऊंगी, यहां तक आप रीड करेंगे, ये आपका रीडिंग है घर के लिए। और सबसे निश्चय आपसे भी मैं पूछूंगी कि जब आपने रीड किया तो आपको इसमें क्या समझ आया। एग्जाम्पल वही लेनी है सेल्स मैनेजर वाली, कि मैंने यहाँ पर घर बैठे मैंने पूरा डेटा कैसे एक्सेस किया। मैंने एक हार्डवेयर लिया, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर उसमें मेरी कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, मैंने नेटवर्क के थ्रू उनके सर्वर को एक्सेस किया, वहां से डेटा लिया, उसको कंबाइन किया, फिर हेड ऑफिस को दे दिया। ये सारा काम किसने किया, मैं पीपल। ठीक है, मैं यूजर क्यों नहीं बोला अपने आप को। देखो यूजर जो होते हैं वो एक यूजर जो है वो लर्नर्ड नहीं होता, जो लेमैन में कह लो कि जिसको इतना नॉलेज नहीं होता कंप्यूटर का, उसको यूजर कहते हैं। पीपल में हर कोई आ जाता है, पीपल में सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, ठीक है, और जो एक्सेस करते हैं सिस्टम को, वो सारे लोग जो है वो पीपल में आते हैं। तो आपने यूजर नहीं कंपोनेंट लिखना, आपने पीपल लिखना है। तो पीपल एक वाइडर टर्म है और यूजर एक आपकी नैरो टर्म है, तो आप यहाँ पर पीपल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया है, ये सारा टिक करवा रही हूँ, ये सारा हो गया, सारा रीड करना है, ये भी हो गया, ये भी, इसके बीच में जो भी है सब करवा चुकी हूँ मैं। आपको डीबीएमएस के ऊपर जितना भी काम है वो सारा एक बार रीड करना है। क्लियर। इस वाले वीडियो को भी मैं ओपन ही रखूंगी।